हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पीवाईक्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा एचटेट एग्जाम जो है 26-27 जुलाई को होने वाला है। 26 को हमारा एचटेट पीजीटी फिजिक्स जो पीजीटी एग्जाम्स हैं वे होने वाले हैं। तो हर एक एग्जाम में जो पीवाईक्यू हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज 2023 के पीवाईक्यू। ओके, तो इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, under what condition will the value of current in wire of resistance R be the same for a combination of n identical shells each having internal resistance R in series and in पैरेलल। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि हम n आइडेंटिकल शेल्स हैं हमारे पास, हम उन्हें सीरीज में एंड पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में कनेक्ट करने पर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें दोनों में करंट क्या आना चाहिए, सेम आए हमारा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, इसमें क्या होगा हमारा एन आइडेंटिकल शेल्स हैं, हमें किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हें पहले हम क्या करते हैं, चलो इन्हें सीरीज में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज में हमें पता है जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, एन इंटू आर। तो और टोटल जो होगा हमारा ईएमएफ, टोटल ईएमएफ सीरीज में कितना हो जाएगा, एन आइडेंटिकल शेल्स है, हर एक का ईएमएफ क्या है, ई, तो एन का कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। और ऐसे ही अब इन्हीं शेल्स को हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर तो पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अपनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे पैरेलल के केस में, आर बाई एन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एन आर प्लस आर बाई एन। तो और यहां से हम निकाल लेते हैं अगर टोटल ईएमएफ। अब हमें पता है कि पैरेलल में क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा यहाँ से, ई, एन आइडेंटिकल शेल्स का। तो दोनों में अब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि दोनों में करंट क्या कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि करंट क्या कर रहा है, दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। तो आई सीरीज इक्वल टू है आई पैरेलल के। तो यहां से हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, करंट क्या होता है अपना V बाई आर। तो यहां से कितना हो जाएगा, एन ई बाई आर, आर की जगह कितना है टोटल रेजिस्टेंस, एन प्लस आर प्लस एन आर इक्वल टू पैरेलल में। अब पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये एन अपना ईएमएफ कितना है, ई अपॉन में एन आर प्लस आर बाई एन, ऊपर चला जाएगा तो एन ई बाई एन आर प्लस आर। अब हमें क्या करना है, बस इन्हें सोल्व कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा हमारा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आर ई प्लस आर एन ई, एन स्क्वायर आर ई प्लस एन आर ई किसके इक्वल है, अपना ये एन ई आर प्लस एन स्क्वायर आर ई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा एन माइनस वन, यहाँ से एन स्क्वायर आ रही है, ये इस साइड आएगा, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस वन इंटू आर ई इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू आर ई। ठीक है, तो एन माइनस वन से एन माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारी, कैपिटल आर इक्वल टू आर। तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन बोहर मॉडल ऑफ एच एटम द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन पाथ ऑफ रेडियस 5.29 इंटू 10 की माइनस 11 मीटर। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एच एटम बोहर मॉडल में पूछा, ये हमारा 12th क्लास का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो रेडियस है वो गिवन है हमारी 5.29 10 की माइनस 11 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.60 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोहर मॉडल ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कितनी रेडियस में, 5.29 10 की माइनस 11 मीटर एंड कितनी फ्रीक्वेंसी से, 6.60 10 की पावर 15
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। तो हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ बी सेट अप एट सेंटर ऑफ ऑर्बिट। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से है हमारा, क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो वहां पे हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, किसी भी सेंटर पे हमारा सेंटर ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, करंट की वैल्यू चाहिए हमें, तो करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो कितना करंट फ्लो करता है, वहां से कितना करंट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन से, ई इंटू म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई अपना क्या हो जाएगा 1.6 10⁻19 इंटू म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 6.60 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहां से हमें क्या मिल गया, करंट मिल गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बस क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है, म्यू नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज अपॉन में 2r कितना गिवन है 5.29 10⁻11 मीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन कर लेंगे, हम सभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद आएगी हमारी 12.6 टेस्ला। तो हमारा जो ये होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The electron effective mass depend on the properties of semiconductor. And second statement है, a p-type semiconductor is electrically neutral. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि इफेक्टिव मास किस पे डिपेंड कर रहा है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे। तो इफेक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव मास बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल लैटिस में कैसे बिहेव कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर में जो हम एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स इन सेमीकंडक्टर, एनर्जी लेवल्स जो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स में, उनकी जो एनर्जी है उसे हम डिनोट करते हैं ई के इक्वल टू ई नोट प्लस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2 एम स्टार। यहाँ पे जो एम स्टार है, ये एम स्टार क्या है हमारा इफेक्टिव मास। तो एम स्टार हमारा यहाँ पे है इफेक्टिव मास, जिसे हम क्या फॉर्मूला होता है हमारा एच कट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के जो एनर्जी, सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एम स्टार पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें इफेक्टिव मास में ये भी आप याद रखना है कि जो इफेक्टिव मास होता है वो क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है नेचर में। सही, क्या याद रखोगे, इफेक्टिव मास जो होता है हमारा एनाइसोट्रोपिक होता है नेचर में। अब एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है कि हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनाइसोट्रोपिक। तो ये एनाइसोट्रोपिक होता है एम स्टार नेचर में। और थर्ड ये भी चीज इसमें याद रखना, मेन पॉइंट है कि जो एम स्टार है ई के कर्व, ये हमारा बीएससी का कॉन्सेप्ट है। बीएससी के कॉन्सेप्ट में एक हम ई के कर्व निकालते थे, ई के कर्व से हम बताते थे कि इलेक्ट्रॉन का कैसे मूवमेंट है क्रिस्टल लैटिस में। तो वहां पे क्या है, जो ई के कर्व में वो जो कर्वेचर ऑफ बैंड होता है अपना, कि ई के कर्व में कर्वेचर ऑफ बैंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम स्टार के इफेक्टिव मास के। ठीक है, तो यहां से ये दोनों चीज क्या करेंगे, ये दोनों चीज आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारी। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड में क्या है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमें ये पता ही है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप जो दोनों सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है हमारा, बोथ 1 and 2 इज ट्रू। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाता है,
करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हेन ए प्लेन ईएम वेव इज इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल सरफेस द वेव डिलीवर्स सम मोमेंटम p एंड एनर्जी E टू द सरफेस। द वेव डिलीवर्स, तो यहां पे हमें पता है कि व्हेन एन EM wave strikes to the material surface, किसी भी मटेरियल सरफेस पे कोई ईएम वेव हमारी क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो क्या करती है, कुछ मोमेंटम एंड कुछ एनर्जी क्या कर देती है, उसको ट्रांसफर कर देती है। तो इट डिलीवर्स सम मोमेंटम एंड एनर्जी, तो ये डिलीवर करती है कुछ मोमेंटम एंड कुछ एनर्जी। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ईएम वेव का क्वेश्चन है क्लास 12th का ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। P नॉट इक्वल टू 0 एंड E नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेलीस्कोप इंक्लूड्स एटलीस्ट थ्री लेंसेज म्यू इक्वल टू 1.50। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.50, और हमें पता है 1.50 किसका होता है, ग्लास का। तो यहाँ पे हमें 3 लेंसेज गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.50 बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। When the lenses surface are ideally clean, the minimum reflection loss of light in percentage is approximately। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मिनिमम रिफ्लेक्शन लॉस बताना है। तो यहाँ पे 3 लेंसेज गिवन है, हमें 3 लेंसेज गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का। तो एयर ग्लास मीडियम होगा यहाँ पे। तो 3 लेंसेज हैं, तो हमारा 3 लेंसेज है, तो हमारा कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा इसमें, कि 3 लेंसेज हैं तो कितने इंटरफेस बनेंगे, 6 इंटरफेस। 3 लेंसेज है हमारा, एयर ग्लास मीडियम बनेगा, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 6 इंटरफेसेस। 6 इंटरफेस होंगे तो 6 हर एक इंटरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन लॉस हो रहा है। तो हमें टोटल रिफ्लेक्शन लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल रिफ्लेक्शन लॉस होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटरफेस है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हम मान के चलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन लॉस है, अब कितना रिफ्लेक्शन लॉस है, रिफ्लेक्शन लॉस को हम कौन से फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, कि जो हमारा रिफ्लेक्शन लॉस है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम रिफ्लेक्शन लॉस को, म्यू -1 बाई म्यू +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1.5। तो 1.5 - 1 1.5 + 1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 4%। तो हर एक रिफ्लेक्शन में कितना लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। और टोटल कितने इंटरफेसेस हैं, 6 इंटरफेसेस हैं। तो कितनी बार रिफ्लेक्शन लॉस होगा, 6 बार रिफ्लेक्शन लॉस होगा। तो यहाँ से हम टोटल रिफ्लेक्शन लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम मानते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंसिडेंट लाइट है, उसकी सबसे पहले 100% लाइट मानते हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कितना लॉस होगा, हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन में हम मानते हैं कि 100% लाइट है अपनी। तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन लॉस, कि हमारी जो 4% का रिफ्लेक्शन लॉस हो रहा है, तो जो ट्रांसमिट होगी हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ट्रांसमिटेड लाइट वो कितनी परसेंट होगी, 96%। और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी हमारी, कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट होगी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब हमें जो लॉस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना 4% का रिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगा, किसमें, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के टाइम। ऐसे ही अब हम सेकंड रिफ्लेक्शन के टाइम देखते हैं। सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि 96 का 4%। अब 96 का 4% कैलकुलेट कर लो। तो सेकंड रिफ्लेक्शन में जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी अपनी 96 का कितना आ जाएगा, 4%। 96 × 4/100 करेंगे तो 96 का जो अपना है 4% आ जाएगा, यहाँ से 92.16%। तो 92.16% क्या हो जाएगी, लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ से कितनी बची, कितनी रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से लाइट, यानी 3.8
4%। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, थर्ड रिफ्लेक्शन में देखते हैं। थर्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, थर्ड रिफ्लेक्शन में 92.16 का 4%, यानी कितना आ जाएगा 88.47%। 88.47% तो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी लाइट, और अपनी रिफ्लेक्ट कितनी होगी 88.47, अपनी ये 3 पॉइंट कितनी आ जाएगी यहाँ से 70, इतनी परसेंट कितनी हो जाएगी अपनी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अपनी थर्ड रिफ्लेक्शन में है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, फोर्थ रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि फोर्थ रिफ्लेक्शन में जो ट्रांसमिट होगी अपनी लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, फोर्थ रिफ्लेक्शन में ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी 88.47% का कितना 4%, इसका 4% निकालेंगे हम, इसका 4% कितना हो जाएगा 88.47 का 88.47 इंटू 4/100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 84.94% ट्रांसमिटेड हो जाएगा, और 88.94% ट्रांसमिट हुआ है, तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लॉस क्या करेंगे 88.47 में से 84.94 अगर हम माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्शन लॉस, तो वो कितना आ जाएगा अपना 3.54%। ये अपना फोर्थ रिफ्लेक्शन में है। सेम ऐसे ही करेंगे हम फिफ्थ रिफ्लेक्शन में एंड सिक्स रिफ्लेक्शन में। तो फिफ्थ एंड सिक्स रिफ्लेक्शन में कितना, इसका 84.94 का 4%, यानी 81.52%, ये क्या आ जाएगा ट्रांसमिटेड, एंड रिफ्लेक्शन इसका कितना बच जाएगा अपना 3.42%। ठीक है, ऐसे ही सिक्स रिफ्लेक्शन में करेंगे, सिक्स रिफ्लेक्शन में इसका 4% आ जाएगा, यानी 78.28% क्या आ जाएगा सिक्स रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, और हमारा ये क्या आ जाएगा रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 3.26%। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि रिफ्लेक्शन लॉस देखा कि इंसिडेंट लाइट थी 100%, वहां से 4% का लॉस हमने देख लिया कि हर एक रिफ्लेक्शन में कितना लॉस हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। अब 3 लेंसेज थे तो 6 इंटरफेस बन रहे थे हमारे। अब 6 इंटरफेस में हमने देख लिया कि 6 बार क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा अपना, तो 6 बार फर्स्ट रिफ्लेक्शन के दौरान कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी 96 ट्रांसमिट होगी, 4% क्या हो जाएगा लॉस। ऐसे ही सेकंड रिफ्लेक्शन में देखा, इसका 4% यानी 92.16%, और इसका अपना कितना यहाँ से कितना आ जाएगा रिफ्लेक्शन लॉस 3.84%। ऐसे ही हमने क्या किया 6 रिफ्लेक्शन में ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया, 6 रिफ्लेक्शन में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे टोटल रिफ्लेक्शन लॉस हमें बताना है। टोटल रिफ्लेक्शन लॉस हम इन सभी को क्या कर देंगे यहाँ से ऐड कर देंगे, हमें क्या आ जाएगा टोटल रिफ्लेक्शन लॉस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो टोटल रिफ्लेक्शन लॉस क्या करेंगे सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4% प्लस 3.84% प्लस 3.70 एंड प्लस 3.54 प्लस 3.42 प्लस 3.26%। तो सभी को अगर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा जो रिफ्लेक्शन लॉस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सभी को ऐड करने के बाद 21.8%। तो हमारा जो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द डिस्पर्सिव मीडियम फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस for dispersive medium Vg is greater than Vp and for non-dispersive medium Vp is greater than Vg। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें गिवन थे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों गलत हैं या फिर एक गलत है एक सही। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। हमें पता है कि ये हमारा डिस्पर्जन का क्वेश्चन है कि डिस्पर्जन में हमारा क्या होता है कि अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो, नॉन डिस्पर्सिव
मीडियम हो, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए हमारा जो Vg होता है ग्रुप वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, फेज वेलोसिटी की, ठीक है। और जो डिस्पर्सिव मीडियम होता है, डिस्पर्सिव मीडियम, उसके लिए जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो नॉट इक्वल टू होती है हमारी Vp की, फेज वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब डिस्पर्सिव मीडियम में भी दो टाइप के डिस्पर्जन होते हैं हमारे, एक तो नॉर्मल, एक क्या होता है एनोमलस। तो नॉर्मल एंड एक होता है हमारा एनोमलस। तो जो एनोमलस होता है उसमें क्या होते हैं, Vg इज ग्रेटर देन Vp एंड इसमें होती है हमारी Vg इज लेस देन Vp, ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है वो, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स हियर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि ये जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है, ग्रुप और फेज वेलोसिटी से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो फेज वेलोसिटी जो होती है हमारी क्या होती है कि Vp जो फेज वेलोसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा बाई के से। Vp का फॉर्मूला होता है फेज वेलोसिटी का ओमेगा बाई के, और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है अपना d ओमेगा बाई डी के। ये क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी का। तो ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी पे भी अगर क्वेश्चन बन जाए हमारा, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करना है कि फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के एंड ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के। तो ये अपना, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, द फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव इज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा वो लेस देन होना चाहिए कोहेरेंस लेंथ से। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है हमारा डेल्टा एक्स, वो हम सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है हमेशा ऑलवेज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। ऑप्शन सेकंड में क्या है, द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट वेव विल बी एन स्क्वायर टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ एनी वन वेव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ड्यू टू एन कोहेरेंट वेव, तो एन कोहेरेंट वेव है अगर, उनके कारण जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी हम अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, आई मैक्स इक्वल टू, अब एन वेव्स हैं तो हमारा क्या हो जाएगा आई मैक्स, हर एक की इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है, आई है हमारी, आई मानते हैं अगर हम रूट आई प्लस रूट आई कितने टाइम्स, एन टाइम्स हो जाएगा एन कोहेरेंट वेव्स का, तो उसका क्या आएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर आई। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट द एक्सेसिवली थिन फिल्म अपीयर्स ब्राइट। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, थिन फिल्म। अब हमें पता है कि जब भी कोई लाइट है अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो उसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाई 2 का आता है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम में अगर पास कर रही है तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2। क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर में पास करती है तो हमारा पाथ डिफरेंस कितने का आता है, लैम्डा बाई 2 का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें गिवन है थिन फिल्म, टी इज लेस देन लैम्डा, तो टी इज लेस देन लैम्डा के केस में जो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा के केस में डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 के इक्वल यहाँ से। तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 के इक्वल हुआ, यानी हमारा जो थिन फिल्म है वो क्या आएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स डार्क, ठीक है। लेकिन हमें गिवन क्या है यहाँ पे कि ब्राइट गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर विद ए लीनियर डेंसिटी ऑफ 46.6 ग्राम पर मीटर हैज ए करंट 28 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। हमसे क्या पूछा है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फ्लोट द वायर इन एयर। हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो लीनियर डेंसिटी गिवन है, लैम्डा से अगर हम लीनियर डेंसिटी डिनोट करें तो वो कितनी गिवन है, 46.6 ग्राम पर मीटर, ठीक है। और करंट गिवन है, करंट कितना हो जाएगा हमारा 28
एम्पियर का। यहाँ से अब क्या पूछा है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ताकि जो वायर है वो हमारा क्या करे, एयर में फ्लोट करे। तो हम मान लेते हैं कि जैसे कोई वायर है, हमारा स्ट्रेट वायर है, कि हमारा कोई स्ट्रेट वायर है, अब ये एयर में फ्लोट कर रहा है। अगर एयर में कब फ्लोट करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है तो इसमें क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, हम मान लेते हैं कि एफ एम मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है एफ एम, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है हमारा एम जी। तभी ये क्या करेगा, मैग्नेटिक, ये हमारा इक्विलिब्रियम में ये क्या करेगा, एयर में क्या कर रहा है, ये वायर फ्लोट करेगा। तो फोर्स जो है ये अपना मैग्नेटिक फोर्स कौन सी, ये अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में हमारा लगेगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, फ्लोट कर रहा है तो बैलेंस करेंगे, यानी एफ एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, एम जी के इक्वल। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम एफ एम इक्वल टू एम जी। और जो एफ एम है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना लगता है, लोरेंट्ज़ फोर्स आई एल क्रॉस बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या आ जाएगी, एम जी बाई आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो मिनिमम के लिए साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एम जी बाई में आई एल। ठीक है, एम जी बाई आई एल, एम है एल है मास पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा अपना मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी वो कितनी गिवन है 46.6 ग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे इसको किलोग्राम में कर लेंगे अगर, तो ये वैल्यू पुट करनी है 46.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी, जी की वैल्यू क्या है 9.8 अपॉन में आई, करंट कितना है अपना 28। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 16 मिली टेस्ला। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो इनमें से ऑप्शन, गिवन ऑप्शन में से कौन सी अपने न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, न्यूक्लियर फोर्स है सैचुरेशन प्रॉपर्टी, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। सेकेंड है, न्यूक्लियर फोर्स आर इफेक्टिवली ए शॉर्ट रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे शॉर्ट रेंज होते हैं, ये भी हमारा क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं अपने शॉर्ट रेंज के होते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं और स्पिन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्टली पूछा जाता है हमारा एस्टेट में, तो इसको क्या कर लो, ये इंपॉर्टेंट है अपना। तो इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज होता है, सेकंड ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा इनकरेक्ट। तो हमसे क्या पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो नहीं प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और स्पिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं ये हमारे नेचर के, सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं और सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। और हमारा क्या लिख, और क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्स की, कि ये क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्या है न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच इट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो ये तो हमारा 10th में भी आ जाता है कि कौन सा हमारा मायोपिया, जैसे हमें पता है कि मायोपिया है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है हमारा, कनकेव लेंस यूज होता है। तो मायोपिया के लिए क्या हो जाएगा कनकेव लेंस, यानी ऑप्शन थर्ड फर्स्ट वाले का। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है, तो बी का क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ आ जाएगा। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के लिए क्या यूज करते हैं, फोकल लेंस एंड एस्टिग्मेटिज्म,
एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए कौन सा हो गया अपना सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है, कॉर्निया होता है, वो पूरी तरह से गोल नहीं होता जब आई का, तो जो ब्लर्ड पिक्चर्स दिखती हैं, तो इसके लिए हम कौन सा सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने 91 to 100 अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।